हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पाइथन प्रोग्रामिंग लर्निंग सीरीज। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको टाइप कास्टिंग और इनपुट फंक्शन के बारे में बताऊंगा। और यदि आपने इस सीरीज के जो ये प्रीवियस वीडियो है इन्हें नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो एक बार आप इन वीडियोस को भी जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो देखिए, टाइप कास्टिंग मीन्स कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर, यानी आप टाइप कास्टिंग करके एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में बदल सकते हो। डेटा टाइप क्या होता है ये पहले आपको पता होना चाहिए, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं तो आपको पता होगा डेटा टाइप होता क्या है। अब देखिए टाइप कास्टिंग करते कैसे हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल से समझाता हूं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम, type_casting.py। अब जैसे देखो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ a, इसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ 10, लेकिन एज ए स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो डबल कोट या फिर सिंगल कोट में वैल्यू को पास करना पड़ता है। तो ये जो मैंने 10 स्टोर करा है ना, ये नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है जो कि ए में जाकर स्टोर हो चुका है। ए क्या है, वेरिएबल है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वेरिएबल क्या होता है। तो ठीक है, यहाँ पर ए के अंदर हमने 10 स्टोर कर दिया, वो भी एज ए स्ट्रिंग। अब देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदल सकते हैं टाइप कास्टिंग से। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ b, ठीक है। और यहाँ पर a में जो डेटा है ना वो स्ट्रिंग है, उसको अगर मैं इंटीजर में बदलना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले int लिखना पड़ेगा, फिर पैरेंथेसिस के अंदर मुझे उस वेरिएबल का नाम देना है जिसका डेटा मुझे इंटीजर में बदलना है। तो मुझे a का डेटा इंटीजर में बदलना है। डेटा की बात हो रही है यानी कि इस 10 की बात हो रही है, यानी इस वैल्यू की बात हो रही है। तो ऐसा लिखना कहलाता है टाइप कास्टिंग करना। हमने क्या करा है, स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप को जो कि a में है उसको हमने इंटीजर में बदल लिया है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ए में जो वैल्यू स्टोर हुई है ना वो एज ए स्ट्रिंग स्टोर हुई है। तो देखने का एक तरीका होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट और यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप और पैरेंथेसिस के अंदर हम वेरिएबल का नाम बता देंगे। तो पहले हम ए का देखते हैं। अब मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो str क्या लिखा रहा है, str, यानी ए के अंदर क्या है, स्ट्रिंग है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन इस लाइन से हमने क्या बता दिया है कि जो ए में स्टोर है ना उसे कास्ट कर दो, यानी बदल दो इंटीजर टाइप के डेटा टाइप में, और फिर उसे बी में स्टोर कर दो। तो अब अगर मैं बी का डेटा टाइप चेक करूं तो इंट दिखाएगा, देखना। यहाँ पर मैं बी लिख देता हूँ और फिर से इसे रन करता हूँ तो यहाँ पर देखो इंट लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदल सकते हैं, इसे तो टाइप कास्टिंग कहते हैं। अब मैं इस लाइन में कमेंट लगाकर बता देता हूँ कि जो ए की वैल्यू है ना उसे इंटीजर में बदलकर बी में स्टोर कर दिया गया है, ठीक है। इसे कमेंट बना दिया है मैंने। अब मैं आपको नेक्स्ट कन्वर्जन बताता हूँ इंटीजर का स्ट्रिंग में। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी जरूरत पड़ती क्यों है। तो कई बार हमें प्रोग्राम्स में एक्सेस करना पड़ता है वैल्यू को डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप के अंदर, नीड होती है तब हम ऐसा करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि करते कैसे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ c = 20। तो c के अंदर जो वैल्यू स्टोर है ना 20, वो इंटीजर टाइप की है। अब मैं इंटीजर को स्ट्रिंग में बदलूंगा। तो सबसे पहले तो आप एक वेरिएबल बना लो, बदलने के बाद जो वैल्यू जाएगी उसे स्टोर करना पड़ेगा ना। इसके बाद हम लिखेंगे str, स्ट्रिंग फंक्शन है, और पैरेंथेसिस के अंदर हम उस वेरिएबल का नाम दे देंगे जिसकी वैल्यू को हमें स्ट्रिंग में बदलना है। तो c में जो इंटीजर है ना वो अब स्ट्रिंग में बदल जाएगा। अब देखिए मैं आपको इसका डेटा टाइप चेक करके बताता हूँ। तो पहले तो हम यहाँ पर c का डेटा टाइप चेक करते हैं, ठीक है। इसे रन करने से पहले मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ, cls एंटर। अब मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पर देखो c का जो डेटा टाइप इसने बताया ना वो है इंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 20 स्टोर करा था तो इंट आना ही था। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर c की जगह d करके चेक करूँ तो str बताएगा। क्यों? क्योंकि c में जो वैल्यू थी ना उसे स्ट्रिंग में बदलकर d में डाल दिया गया है। तो देखो रन करते हैं हम, यहाँ पर देखो अब आउटपुट में आ रहा है str। तो इस तरीके से हमने इंटीजर डेटा टाइप को स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप में बदल दिया है। इसे कमेंट कर देते हैं और यहाँ ऊपर मैं कमेंट लगाकर लिख देता हूँ इंटीजर टू स्ट्रिंग। अब मैं आपको फ्लोट टाइप के डेटा टाइप को इंटीजर टाइप के डेटा टाइप में बदल कर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर कमेंट लगा देता हूँ फ्लोट टू इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वेरिएबल बनाता हूँ e = यहाँ पर 5.9 स्टोर कर दिया इसके अंदर हमने। अब एक वेरिएबल और बनाते हैं f, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ई में जो फ्लोट डेटा टाइप है ना यानी 5.9 जो वैल्यू है वो फ्लोट में है, उसे हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। तो यहाँ पर हम फंक्शन यूज़ करेंगे int, जिसमें कन्वर्ट करना हो ना आपको वही फंक्शन बन जाता है। इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो int आ गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो str आ गया। तो यहाँ पर हम पैरेंथेसिस स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर वेरिएबल का नाम बता देते हैं जो कि है ई की वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर में। अब अगर मैं आपको ई का डेटा टाइप चेक कराऊं तो फ्लोट आना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एफ का कराऊंगा ना तो देखना इंटीजर आएगा। तो यहाँ पर देखो मैं पहले आपको ई का चेक कराता हूँ और एक बार टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ, cls एंटर, रन करता हूँ
तो यहाँ पर देखो ई का जो डेटा टाइप है ना वो फ्लोट बता रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर ई की जगह एफ कर दूँ तो डेटा टाइप बदल चुका है, यहाँ पर हमने इसे कन्वर्ट कर लिया ना इंटीजर में, तो अब यहाँ पर INT बताएगा, देखना INT। ओके, तो इसे मैं कमेंट बना देता हूँ। ऐसे देखो आप इंटीजर को फ्लोट में कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक जी वेरिएबल बना लिया, उसमें 7 स्टोर कर लिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने जी की वैल्यू को जो कि इंटीजर में है, यानी इसके पास इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, इसे मैंने कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, फ्लोट के अंदर। और अगर मैं इसे यहाँ पर प्रिंट करूँ या फिर इसका डेटा टाइप चेक करूँ तो ऑब्वियसली क्या आना है, देखो मैं इसे कॉपी करके पहले यहाँ पेस्ट कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए। और अब मैं यहाँ पर पहले तो जी का चेक करा देता हूँ, तो यहाँ पर मैं जी करता हूँ और इसे क्लियर करता हूँ। पहले कमेंट हटा देता हूँ यहाँ से, अब इसे क्लियर कर देता हूँ, CLS एंटर। अब रन करता हूँ तो यहाँ पर देखो जी का तो इंट आना है। और अगर मैं यहाँ पर एज चेक करूँ तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर आएगा हमारा फ्लोट, क्योंकि हमने इंटीजर को फ्लोट में बदलकर एच में स्टोर कर दिया था। तो एच का जो डेटा टाइप है ना वो फ्लोट बता रहा है। अब अगर मैं एच की वैल्यू को प्रिंट करूँगा ना तो 7.0 प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि हमने 7 को फ्लोट में बदल लिया है और एच में स्टोर कर दिया है। तो चलो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए किसी भी वेरिएबल की वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं, कोमा लगाते हैं और वेरिएबल का नाम देते हैं। तो यहाँ पर एच लिख देते हैं। तो ये तो हुआ हमने जो इंटीजर को फ्लोट में बदला था उसके लिए। यहाँ पर ऊपर वाले का भी प्रिंट करते हैं, यहाँ पर जो हमने फ्लोट को इंटीजर में बदला है ना इसके लिए करते हैं। तो पहले तो हम यहाँ से कमेंट हटाते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे कोमा और वेरिएबल का नाम f। ऐसे हम यहाँ पर भी करते हैं, जहाँ हमने इंटीजर को स्ट्रिंग में बदला था ना, तो पहले कमेंट हटाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लगाते हैं कोमा और यहाँ पर डी को प्रिंट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने डी में स्टोर करा था ना। ऐसे हम यहाँ पर भी करते हैं, कमेंट हटाते हैं और यहाँ पर कोमा लगाते हैं और वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं किसकी, बी की। देखिए इस वाली लाइन से हमें आउटपुट में तो कुछ खास पता नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि 10 जो है ना वो स्ट्रिंग में भी वैसे ही दिखाई देता है और नंबर में भी वैसे ही दिखाई देता है। लेकिन इसका यूज़ अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि दोनों में फ़र्क होता है। इस 10 पर कैलकुलेशन नहीं की जा सकती, लेकिन नंबर में बदलने के बाद उस पर कैलकुलेशन की जा सकती है। इस चीज़ को अभी मैं आपको जस्ट आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो डी की वैल्यू आएगी ना, डी की वैल्यू 20 आएगी, इस पर कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। लेकिन सी की वैल्यू जो 20 है ना इस पर कैलकुलेशन की जा सकती है, क्योंकि सी में जो 20 है ना वो इंटीजर है, लेकिन डी में जो वैल्यू गई है ना 20 वो क्या, स्ट्रिंग है। आउटपुट में आपको 20 दिखाई देगा। ऐसे यहाँ पर अगर मैं फ्लोट की बात करूँ, मैंने फ्लोट को इंटीजर में बदला है, तो ई में क्या है 5.9 है। लेकिन जब इंटीजर में बदलते हैं ना तो जो डॉट के बाद की वैल्यू है, यानी जो डेसिमल वैल्यू है वो स्टोर नहीं करता है। इंटीजर टाइप का डेटा टाइप डेसिमल वैल्यूज को स्टोर नहीं करता। तो यहाँ पर एफ के अंदर जो वैल्यू जाएगी ना वो 5 होगी। यहाँ पर आपको आउटपुट में 5 दिखाई देगा। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमने इंटीजर को फ्लोट में बदला है, तो यहाँ पर आउटपुट में एच की वैल्यू 7.0 दिखाई देगी। तो चलो मैं इसे रन करता हूँ, बट पहले टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर डेटा टाइप मैंने इसलिए शो करा है सामने ताकि आपको पता लग जाए ये इंटीजर टाइप का 10 है। यहाँ पर जो ये 10 प्रिंट हुआ है ना वो इंटीजर टाइप का हुआ है, जबकि हमने तो स्ट्रिंग में स्टोर कर रखा था। फिर यहाँ पर जो 20 प्रिंट हुआ है ना इस लाइन से, देखो ये वाला आउटपुट है, ये स्ट्रिंग टाइप का 20 है, जबकि हमने तो इंटीजर में स्टोर कर रखा था। इसके बाद इस वाली लाइन से देखिए, यहाँ पर देखिए आउटपुट में 5 आ रहा है और इसका डेटा टाइप भी पता लग रहा है जो कि ये इंट, जबकि हमने तो फ्लोट में स्टोर कर रखा था ई में। और इसके बाद लास्ट में देखिए यहाँ पर 7.0 आउटपुट में आ रहा है, जबकि हमने तो 7 स्टोर कर रखा था। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में बदल सकते हो और इसकी जरूरत पड़ती है हमें। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनपुट आउटपुट फंक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट फंक्शन की। इनपुट फंक्शन की हेल्प से आप रन टाइम पर वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर पाओगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो भी वेरिएबल बना रहे थे ना उसमें वैल्यू को पहले ही फिक्स कर रहे थे। जैसे देखो हमने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया था, उसमें हमने डबल कोट में या सिंगल कोट में पहले ही नेम लिख दिया था, जैसे कमल लिखा था, ठीक है, डबल कोट लगा दिया था। तो इस नेम नाम के वेरिएबल की पहले ही वैल्यू फिक्स हो गई थी कमल। जब इसे प्रिंट करते थे तो कमल ही प्रिंट होता था। अगर आप चाहते हो कि इस वेरिएबल की वैल्यू आप रन टाइम पर डिसाइड करो, जब आपका प्रोग्राम रन हो जाए उस समय आप जो भी नेम एंटर करो वो स्टोर हो इसके अंदर, तो उसके लिए फिर आपको इनपुट फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे, देखो यहाँ पर एक नेम नाम का वेरिएबल बना रखा है, इसके बाद आपको इक्वल लगाकर लिखना होता है इनपुट, यानी ये फंक्शन का नाम, और इसके पैरेंथेसिस के अंदर आपको जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करना हो ना वो आप शो करवा दो, रन टाइम पर क्या दिखना चाहिए। अगर आप यहाँ पर लिख दोगे एंटर यूर नेम, तो आपको रन टाइम पर यानी जब आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा उस समय यही दिखाई देगा।
यहाँ पर अगर आप XYZ लिख देते हो ना तो फिर आपको XYZ दिखाई देगा, लेकिन उससे उस यूजर को समझ में नहीं आएगा जो इस प्रोग्राम को चला रहा है कि उसे करना क्या है। अगर XYZ दिखाई देगा तो वो समझेगा क्या, उसे तो कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमेशा वही मैसेज लिखा जाता है जो प्रोग्राम से रिलेटेड हो। तो हम क्या करना चाहते हैं, रन टाइम पर नेम को स्टोर करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इनपुट के पैरेंथेसिस में एंटर यूर नेम लिखा है। तो यहाँ पर हमेशा रिलेटेड मैसेज ही लिखना। तो जब आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा तो आपसे इनपुट करने के लिए बोलेगा, तो जो नेम आप इनपुट करोगे ना वो नेम इस बार नेम नाम के वेरिएबल में जाएगा और फिर हम उसे आउटपुट फंक्शन के द्वारा प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये प्रिंट फंक्शन है ना फ्रेंड्स, जिसे हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं ना, वो एक आउटपुट फंक्शन है। तो कैसे प्रिंट करते हैं, दो तरीके हैं, डायरेक्ट वेरिएबल का नाम बता सकते हैं या फिर हम किसी भी मैसेज के साथ प्रिंट करना चाहते हैं तो डबल कोट में पहले हम वो मैसेज लिख सकते हैं, वो टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसके बाद कोमा लगाकर वेरिएबल का नाम दे दो। तो पहले जो आपने डबल कोट में स्ट्रिंग पास करी ना वो शो होगी, उसके बाद उस वेरिएबल का डेटा शो होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा हेलो और जो नाम आप पास करोगे वो शो हो जाएगा। तो चलो फटाफट से प्रैक्टिकल बताता हूँ। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको आउटपुट फंक्शन भी दिखा देता हूँ। तो आउटपुट फंक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया ना, प्रिंट जिसे हम शुरुआत से यूज करते आ रहे हैं वो हमारा आउटपुट फंक्शन है। इनपुट फंक्शन कौन सा हो गया, इनपुट, और प्रिंट क्या है हमारा, आउटपुट। तो इसका यूज तो हम काफी टाइम से कर रहे हैं। ये मैसेज और रिजल्ट को शो करने के लिए यूज में लाया जाता है। तो एक नई फाइल क्रिएट करते हैं हम, जिसका नाम रखते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने इनपुट आउटपुट फंक्शन नाम से एक फाइल बना ली है। स्पेस देने के लिए हमेशा अंडरस्कोर का यूज करना। अब देखो यहाँ पर मैं एक नेम नाम का वेरिएबल बनाता हूँ इक्वल, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनपुट, पैरेंथेसिस स्टार्ट करता हूँ, डबल कोट में मैं एंटर यूर नेम ये शो कर देता हूँ। ठीक है, एंटर करता हूँ, नीचे आता हूँ और यहाँ पर प्रिंट फंक्शन से, जो कि आउटपुट फंक्शन है, नेम नाम के वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ। बट उससे पहले मैं ऐसे लिखूंगा हेलो और वेरिएबल का नाम नेम। ठीक है, अब देखो इससे होगा क्या, पहले हम टर्मिनल को क्लियर करते हैं। अब मैं इसे रन करता हूं। तो रन टाइम कौन सा, जब प्रोग्राम रन हो चुका है। तो यहाँ पर देखो रन टाइम पर हमसे बोल रहा है एंटर यूर नेम। तो यहाँ पर हम एक नेम एंटर करते हैं SUNIL। ठीक है, और एंटर करते हैं। तो यहाँ पर एंटर करते ही देखो हेलो सुनील लिखा हुआ आ गया। यानी जब हमने सुनील एंटर करा था ना तो वो नेम नाम के इस वेरिएबल में जाकर स्टोर हो गया था, और इस वेरिएबल की वैल्यू को हमने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन से प्रिंट कर लिया। अब मैं यहाँ पर इनपुट फंक्शन के बारे में आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो कि मैंने टेक्स्ट में भी लिखी हुई थी। वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर भी एंटर करूंगा ना तो वो भी स्ट्रिंग में स्टोर होगा। अभी तो मैंने नेम एंटर करा है तो नेम तो स्ट्रिंग में ही है, लेकिन नंबर भी एंटर करूंगा ना अगर मैं इनपुट फंक्शन से तो वो भी स्ट्रिंग में ही इनपुट होता है। देखो कैसे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटर यूर नेम की जगह एज, और नेम नाम के वेरिएबल की जगह में एज नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, और यहाँ पर मैं एज कर देता हूँ और इसे रन करता हूँ। बट पहले टर्मिनल क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बोल रहा है एंटर यूर एज। अब मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ एज को, और यहाँ पर देखो हेलो 26 लिखा हुआ आ गया। अगर हेलो की जगह मैं यूर एज करके प्रिंट करूँ, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं, मैं आपको कुछ और सिखाना चाह रहा हूँ, फिर भी मैं लिख देता हूँ यूर एज इज, फिर से रन करता हूँ और यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ कुछ भी। तो यहाँ पर देखो यूर एज इज 35 लिखा हुआ आ गया। बट मैं आपको क्या समझा रहा हूँ वो ध्यान देना कि यहाँ पर आपको आउटपुट में 35 जो दिखाई दे रहा है ना, ये एक्चुअल में नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है। क्योंकि इनपुट से जो भी इनपुट होता है ना वेरिएबल में वो स्ट्रिंग में होता है। अब कैसे पता लगेगा, देखने से तो पता नहीं लगेगा, देखने से तो ये नंबर ही दिखाई देगा। अगर आप चेक करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया ना तरीका, प्रिंट और यहाँ पर आप लिख दो टाइप और पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल का नाम दे दो एज। अब आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर जो वैल्यू गई है ना वो स्ट्रिंग गई है। पहले टर्मिनल क्लियर करता हूँ और फिर से रन करता हूँ। तो अब देखिए पहले तो मैं एक एज एंटर कर देता हूँ, और देखो एज जो एंटर हमने करी ना वो तो शो हो गई है, बट नीचे देखो str लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करा है जो कि है स्ट्रिंग, जबकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऊपर नंबर। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि इनपुट से जो भी हम एंटर करते हैं ना वो स्ट्रिंग में एंटर होता है, ना कि नंबर में। तो अगर फ्रेंड्स जो यहाँ पर स्ट्रिंग में इनपुट हो रहा है ना, इससे आप नंबर में या फ्लोट में बदलना चाहते हो ना, तो अभी मैंने जो आपको सिखाया ना टाइप कास्टिंग, उसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए देखो मैंने आपको पहले टाइप कास्टिंग बताई। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसे हम बना देते हैं कमेंट। तो देखिए मैं आपको एक 2 नंबर एडिशन का प्रोग्राम बनाकर दिखाता हूँ। मतलब आप रन टाइम पर कोई भी 2 नंबर एंटर करोगे, ये प्रोग्राम उसका एडिशन करके आपको दे देगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक num1 नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। अब इक्वल लगाने के बाद में इनपुट लेने के लिए फंक्शन यूज करूंगा इनपुट, और यहाँ पर इसके पैरेंथेसिस में यूजर को एक मैसेज शो ताकि वो फर्स्ट नंबर एंटर कर पाए वो लिख दूंगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, एंटर करते हैं। फिर से एक वेरिएबल और बनाते हैं जिसमें यूजर दूसरा नंबर एंटर करेगा, क्योंकि जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं ना वो 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए बना रहे हैं, इसलिए हमें 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम 2 वैल्यू इनपुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एंटर सेकंड नंबर कर देता हूँ। एंटर करता हूँ नीचे, और यहाँ पर मैं लिखूंगा सम, यानी एक वेरिएबल बनाया मैंने सम नाम का, सम इक्वल टू num1 प्लस num2। ठीक है, एंटर कर देता हूँ।
और अब मैं यहाँ पर सम की वैल्यू को प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट से पैरेंथेसिस स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ द सम इज, और वेरिएबल का नाम दे देता हूँ कोमा लगाकर बाहर सम। तो इससे होगा क्या कि पहले लिखा हुआ आएगा द सम इज, उसके बाद सम में जो वैल्यू है ना वो शो कर दी जाएगी। तो देखो इससे पहले मैं रन करता हूँ, बट देखिए अभी इसमें एक प्रॉब्लम है, वो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो पहले टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। देखो इसे मैं रन करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटर फर्स्ट नंबर हमसे मांग रहा है, हम यहाँ पर 5 एंटर कर देते हैं। सेकंड नंबर देखो हमसे मांग रहा है, हम यहाँ पर 3 एंटर कर देते हैं। बट देखो रिजल्ट में 53 आया, बट यहाँ पर रिजल्ट में क्या आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने सम करने का प्रोसेस लिखा हुआ है कि num1 में जो वैल्यू जाए वो और num2 में जो वैल्यू जाए वो उसे ऐड कर दिया जाए इस ऑपरेटर की हेल्प से, और फिर उसके बाद उसे सम वाले वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाए। तो इस लाइन में कुछ हमने इस तरीके से लिख रखा है, बट ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ पर 53 शो कर दिया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इनपुट फंक्शन जो भी इनपुट लेता है ना वो इनपुट स्ट्रिंग में लेता है। तो num1 में 5 गया था एज ए स्ट्रिंग, ऐसी num2 में जो 3 गया था ना वो भी एज ए स्ट्रिंग गया था। तो 5 + 3 नहीं हुआ, वो 5 और 3 ऐसे के ऐसे सम में चला गया और उसे यहाँ पर शो कर दिया गया है। अब अगर आप इनपुट किए गए नंबर पर कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर इसे टाइप कास्टिंग की हेल्प से इंटीजर में बदलना पड़ेगा, या फिर आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा टाइप में बदल सकते हो। फिलहाल इसे अभी हमें इंटीजर में बदलने की जरूरत है, तो यहाँ पर हम इसे इंटीजर में बदलेंगे। उसके लिए टाइप कास्ट कैसे करते हैं मैंने आपको बताया। यहाँ पर इंट फंक्शन यूज कर लेते हैं और पैरेंथेसिस में हम इस पूरे को ले लेते हैं। यही तो हमारा फंक्शन था जो हमने टाइप कास्ट में देखा था, इंट, और उसके अंदर पैरेंथेसिस में आप जो भी पास करोगे वो लिख दो। इससे ये होगा कि रन टाइम पर हम जो भी वैल्यू इनपुट कर पा रहे हैं ना, इनपुट की वजह से वो इंटीजर में बदल जाएगी और फिर नंबर में जाएगी। तो यहाँ पर भी हमें सेकंड वाले के लिए भी इंटीजर में इसे कास्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसे इंटीजर में कास्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जो num1 और num2 में वैल्यू जाएगी ना वो इंटीजर टाइप की होगी, और अब रिजल्ट हमारा 8 आएगा, क्योंकि अब इस पर कैलकुलेशन होगी। num1 में जो वैल्यू है ना वो इंटीजर टाइप की है और num2 में जो वैल्यू है ना वो भी इंटीजर टाइप की है। तो उस पर ये प्लस ऑपरेटर काम करेगा और यहाँ पर इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू ऐड हो जाएगी और वो सम में आ जाएगी, ठीक है। और सम को हमने शो कर लिया। तो रन करते हैं हम, और इस बार फिर से हमसे ये बोल रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, 5 एंटर कर देते हैं। फिर से बोल रहा है इंटर सेकंड नंबर, हम यहाँ पर 3 एंटर कर देते हैं। तो रिजल्ट में देखो इस बार 8 आया है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इसे इंटीजर में बदल दिया था। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आप इनपुट फंक्शन की हेल्प से इनपुट ले सकते हो, बट उसे हमेशा ध्यान रखना आप इंटीजर या फ्लोट में बदल लेना, तभी आप उन नंबर्स पर कैलकुलेशन कर पाओगे। देखिए इसे मैंने कमेंट बना दिया है, एक प्रोग्राम और बनाकर दिखाता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर टाइम बचाने के लिए मैंने वीडियो को पॉज करके पहले पूरा टाइप कर दिया है। एक्चुअल में जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं वो है फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर। आप रन टाइम पर कोई भी नंबर एंटर करोगे, ये प्रोग्राम उसका स्क्वायर निकाल के दिखा देगा। तो हमें क्या करना है, नंबर एंटर करना है ना, इसलिए मैंने नंबर नाम का ही वेरिएबल बना लिया। एक अच्छी प्रैक्टिस क्या है, आप हमेशा अपने वेरिएबल का नाम जो काम कर रहे हो ना उसी से रिलेटेड रखो। यहाँ पर देखो मैंने इंटीजर में बदल रखा है, क्योंकि इनपुट से जो भी हम इनपुट करेंगे ना वो स्ट्रिंग में जाएगा। तो इनपुट क्या करना है हमें, हमने पहले इनपुट फंक्शन लिखा, पैरेंथेसिस में हमने लिख दिया एंटर अ नंबर, कि हम कोई भी नंबर एंटर करें ना उसका ये स्क्वायर निकाल के दिखा दे प्रोग्राम। तो नंबर एंटर करने के लिए पहले हमने एक मैसेज पास कर दिया ताकि इसे पढ़कर ये पता लग जाए कि हमें करना क्या है। तो जो भी नंबर हम एंटर करेंगे ना वो स्ट्रिंग में होगा, उससे हमने इंटीजर में बदलकर नंबर में स्टोर कर लिया। अब नंबर नाम के वेरिएबल में हमारे पास क्या आ गया है, नंबर आ गया है। उस नंबर को अगर मैं वापस उसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। जैसे 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 × 2 कर दें तो क्या बन जाएगा, 4। और उसको अगर मैं स्क्वायर में स्टोर कर लूं तो फिर हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट। अब ये 2 का स्क्वायर नहीं निकालेगा, ये कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालेगा। क्यों? क्योंकि इनपुट से हम रन टाइम पर इनपुट कर पाएंगे। तो जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे ना वो नंबर नाम के वेरिएबल में जाएगा और उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसे हमने एक स्क्वायर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, डेटा टाइप और वेरिएबल मैंने क्लियर कर रखा है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे तो आई थिंक आपको वेरिएबल और डेटा टाइप पता चल गया होगा। तो स्क्वायर नाम के वेरिएबल में रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। फिर हमने प्रिंट फंक्शन से यहाँ पर शो कर दिया स्क्वायर ऑफ, पहले ऐसे लिखा हुआ आएगा, उसके बाद हमने नंबर को शो कर दिया। तो यहाँ पर हमें पता लग जाएगा कि वो नंबर कौन सा है, इस वाले वेरिएबल की बात कर रहे हैं जिसका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। फिर इज लिखा हुआ आएगा, फिर हमने स्क्वायर नाम के वेरिएबल को यहाँ पर शो कर दिया, इसका मतलब रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो रन करते हैं, बट पहले टर्मिनल क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है एंटर अ नंबर, तो यहाँ पर हम 4 एंटर कर देते हैं। जैसे ही 4 एंटर करेंगे तो वो नंबर नाम के वेरिएबल में गया होगा, 4 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 16 में बदला है। देखो आउटपुट में 16 आ रहा है। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकता है प्रोग्राम। फिर से रन करते हैं और यहाँ पर इस बार हम एंटर कर देते हैं एक बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पर देखो 18 का स्क्वायर आ चुका है 324। अब अगर आपने टाइप कास्टिंग और इनपुट लेना सीख लिया है तो आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जरूर दे पाओगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है,
आस्क द यूजर टू एंटर देयर नेम एंड देयर एज। आपको क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है नेम का और एज का। आपका आउटपुट कुछ इस तरीके का आना चाहिए, हेलो लिखा हुआ है, फिर जो भी नाम आप एंटर करो वो दिखाई दे, उसके बाद यू आर लिखा हुआ है, फिर जो भी एज आप एंटर करो वो दिखाई दे, फिर ईयर्स ओल्ड ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में आए नेक्स्ट ईयर यू विल बी 19 ईयर्स ओल्ड, ऐसा आपका आउटपुट शो करना चाहिए। तो इसके लिए आप एक प्रोग्राम बनाना, और अगर आप बना लो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मतलब आपको रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाना है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम तो आप गूगल करके पता कर लेना, बट प्रोग्राम आपको खुद बनाना है। आपको इनपुट लेना पड़ेगा, एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको रिजल्ट शो करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज करके आप शो कर देना रिजल्ट को, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इन दोनों प्रोग्राम को बना लिया है। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो भी कर लेना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।